आप इटावा में, परवरिश हुई मुंबई में और ब्याह कर आ गई इलाहाबाद, जो कि आज का प्रयागराज कहलाता है। आपके पिताश्री शब्द कुमार जी जाने माने पत्रकार थे और आपने कई सुप्रसिद्ध हिंदी फिल्मों की पटकथा और संवाद भी लिखे थे, जैसे इंसाफ का तराजू, आज की आवाज, जवाब, साजन बिना सुहागन, कुदरत का कानून और बालिका वधू। ये फिल्में आपने देखी भी होंगी। पिताजी के चलते आपके परिवार में कई सुप्रसिद्ध फिल्मी हस्तियों का आना जाना था, जो कि आपके विवाह में शामिल भी हुई थी। विवाहोपरांत मुंबई माया नगरी की तड़क भड़क से दूर आप इलाहाबाद की गृहस्थी में रच बस गए। आपने कई रचनाएं रची, कई पुस्तकें बाजार में हैं। आपकी एक पुस्तक मेरे हिस्से की धूप के लिए आपको राधा अवधेश स्मृति पांडुलिपि सम्मान से सम्मानित किया गया। हम बहुत कुछ जानेंगे सरस जी के बारे में, उनकी रुचियों के बारे में, उनके जीवन के अनुभव के बारे में, और भी सीखेंगे उनसे बहुत कुछ। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सरस दरबारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोना मनका में। आज हम सरस दरबारी जी के जीवन की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। सरस जी, पुनः स्वागत है। नमस्कार सुमन जी, मन का कोना में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। सरस जी, आप एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं। नहीं, प्रतिष्ठित तो बिल्कुल नहीं है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। बस यही है कि मन की बात कह पाते हैं जो लोगों के मन तक पहुंच जाती है। बस इसीलिए सबका स्नेह मिलता है, इसीलिए शायद आपने भी हमें आज यहाँ पे बुलाया है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगी कि आपकी लेखनी को गति किसने दी थी और आज तक आपको लिखने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? प्रेरणा दरअसल सुमन जी, बचपन से ही हम बहुत ही संवेदनशील थे। हमें याद है, स्कूल जाया करते थे। बम्बई में झोपड़पट्टी में जो औरतें होती थी, जब काम वाली बाइयाँ काम करने के लिए निकलती थी, तो उनके पीछे उनके बच्चे रोते हुए भाग रहे हैं और वो उनको डांट के डपट के वापस भेज रही है। ये सब देख के बहुत कष्ट होता था, मन बहुत दुखी होता था। लगता था उस बच्चे को गोद में उठा लें, उस औरत को डांट दें, लेकिन उनकी मजबूरी भी बाद में समझ में आने लगी थी। काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो इस तरह बहुत सी घटनाएं छोटी छोटी होती रहती थी जीवन में। कभी किसी का दुख सुना, कभी कोई चीज़ पढ़ी कहीं पे, कभी किसी अपने ने अपनी कोई तकलीफ बताई, या किसी की आप बीती सुनी, या कहीं कुछ पढ़ा या कहीं कुछ सुना। ये सब बातें जो थोड़ा सा भी कष्ट देती थी, वो कहीं उनको पढ़ के, कहीं उनको सुन के एक रुंध जाता था गला। बस वही सब चीज़ें धीरे धीरे मन के किसी कोने में पलती रहीं, पनपती रहीं, परिपक्व होती रहीं, और उसके बाद काव्य बनकर मुखर हुई, लेखन बन के मुखर हुई। फिर तो आपने कॉलेज में भी लिखा होगा और कई प्रतियोगिताएं भी जीती होंगी, पुरस्कार भी मिले होंगे। ये सब एक सशक्त पृष्ठभूमि से ही संभव है। मैं चाहूंगी कि आप अपने कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। कॉलेज में भी हमें कविताएं लिखने का शौक था, छंद मुक्त कविताएं लिखा करते थे।
और कॉलेज की तरफ से अक्सर इंटर कॉलेजिएट अंतर महाविद्यालय कविता काव्य प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, जिसमें हम लोग, हमारी टीम थी, एक सहेली थी, हम थे, तो हम लोग अक्सर कप्स और शील्ड्स जीत कर लाया करते थे। और प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल जो हुआ करते थे प्रोफेसर राम जोशी, जो बाद में जाके मुंबई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे, वो भी हमारा बहुत प्रोत्साहन किया करते थे। इसके अलावा घर में गोष्ठियाँ हुआ करती थी। पापा दरअसल एक बहुत अच्छे पत्रकार भी थे और एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने फिल्मों में कहानियाँ लिखी, साजन बिना सुहागन, इंसाफ का तराजू, जवाब, आज की आवाज़, बालिका वधू इत्यादि उनकी लिखी हुई फिल्में थी। तो हमारे घर में जो गोष्ठियाँ हुआ करती थी उसमें कई सारे साहित्यकार मौजूद रहते थे। पापा की वजह से कई लोगों का आना जाना था, तो उन गोष्ठियों में अक्सर चित्रा मुद्गल जी, अवध नारायण मुद्गल जी, रमेश बत्रा, मनमोहन सरल जी, सागर सरदी, ये लोग सब आया करते थे। और हर शनिवार को गोष्ठियाँ हुआ करती थी। उसमें जिसने जो भी लिखा है, जो रिसेंट उनका लिखा हुआ होता था, वो उन्हें पढ़ के सुनाना होता था और फिर उसकी समीक्षा हुआ करती थी। सब जानते थे कि हम भी लिखते हैं, तो हमसे भी कहा गया कि तुम भी अपनी कविताएं सुनाओ। तो कविताएं हमने भी सुनानी शुरू करी, पसंद करी गई, सराहना मिली, सबने उत्साहवर्धन किया, तो इसलिए हिम्मत और बढ़ी और लिखने के लिए और प्रेरित हुए। इसके अलावा उसके साथ साथ टीवी और रेडियो सब चल ही रहा था। टीवी पे हिंदी दूरदर्शन कर रहे थे, उसका संचालन रेडियो पे आकाशवाणी मुंबई में प्रोग्राम्स होते ही रहते थे। फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया में हमको वॉइस पैनल पे थे, तो उसमें डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में वॉइसिंग किया करते थे। ये सब काम अपने साथ चल रहे थे और बस धीरे धीरे शादी का समय आया और शादी जब हुई तो विवाह उपरांत एक पूर्ण विराम लग गया। बहुत खुशी हुई ये जानकर, पर विवाहोपरांत पूर्ण विराम क्यों? लिख तो आप आज भी रही हैं। आपने कैसे अपने सपनों को आकार दिया, ये बताइए। विवाह उपरांत समझ लीजिए 32 साल बाद, जब सारे उत्तरदायित्व कुछ हद तक निबट गए, बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए और जिम्मेदारियां कुछ कम हुई, तो फिर हमने दोबारा कलम उठाई। और उन दिनों बहुत फ़र्क हो गया था, कंप्यूटर का ज़माना आ गया था, सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा था और हमें कंप्यूटरों से बहुत डर लगता था। तो खैर बच्चों ने हिम्मत दिलाई कि नहीं, तुम शुरू तो करो, हम लोग हैं, तो कोई परेशानी नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हमें यही लगता कि कहीं कुछ दबा दिया, कुछ गलत हो गया, तो बोले तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम लोग हैं तुम्हारे पीछे, तुम करो। तो धीरे धीरे हमने कंप्यूटर से जुड़कर फेसबुक से जुड़े। फेसबुक पे एक मित्र हुआ करते थे, बहुत कम मित्र थे, लोगों को जानते नहीं थे। तो एक थी अवंती सिंह जी, वो अपने ब्लॉग पर नए हस्ताक्षरों का लिखा हुआ छापा करती थी, उनकी कविताएं, उनके आलेख। तो उनसे दोस्ती हुई, तो हमने उनसे एक बार कहा विनती की, हम आपके ब्लॉग पे या आपके पेज पे हम अपनी कविता डालते हैं। तो खुशी खुशी बोली बिल्कुल डालिए, आप ही का ब्लॉग है, आप ही का पेज है, कोई हर्ज नहीं। तो हमने अपनी पहली कविता वहाँ डाली और थोड़ा सा अच्छा रिएक्शन मिला उसका। तो बच्चों ने हमसे कहा कि तुम दूसरों के ब्लॉग पे क्यों लिख रही हो, तुम अपना ब्लॉग खुद बनाओ। और इस तरह फिर उन्होंने हमारा ब्लॉग बनाया। तो सबसे पहले शुरुआत हमने ब्लॉग से ही करी, मेरे हिस्से की धूप ब्लॉग का नाम था, उसी से हमने अपना लिखना शुरू किया। उसके बाद फेसबुक से जुड़ते गए, फिर बस यही एक शुरुआत हुई लेखन की और इस तरह से फिर बढ़ता गया। फिर आलेख लिखे, फिर और चीज़ें लिखी और इस तरह लेखन की शुरुआत फिर से हो गई। बड़ी सुंदर शुरुआत रही थी आपकी। फिर आपने मुक्त छंद में लिखना शुरू किया और उसके बाद विविध विधाओं को विस्तार कैसे दिया, ये बताएं। शुरुआत में तो हम सिर्फ मुक्त छंद ही लिखा करते थे, लेकिन बाद में जब फेसबुक से जुड़े, उसके बाद व्हाट्सएप तब तक काफ़ी प्रचलित हो चुका था। व्हाट्सएप पे कई साहित्यिक ग्रुप्स थे जिनसे जुड़े, और जब उनसे जुड़े तो फिर नई नई विधाएं लेखन की सीखी। फिर जापानी विधाएं हैं बहुत सारी, हाइकू, ताका, सदोका और हाइबन, हाइगा, ये सब चीज़ें सीखी। इसके अलावा दोहे लिखना सीखे, कुंडलियाँ सीखी, माहिया सीखा, कुछ गीत भी लिखे। गज़लें लिखने का शौक तो बहुत है, लेकिन बहर हमसे नहीं संभल पाती,
वहीं गड़बड़ा जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हाथ तंग है गज़लों पे। लेकिन हाँ, नज़्में ज़रूर लिखते हैं, और लघु कथाएँ तो फिर बाद में लघु कथाएँ और लंबी कहानियों की भी शुरुआत हुई, वो भी लिखनी शुरू करी और कुछ मैगजीन्स में छप भी चुकी हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि आप जो करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसे बिना किसी व्यवधान के प्राप्त कर लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में आप निरंतर नया रच रही हैं, गढ़ रही हैं। आपकी रुचि और किन किन चीजों में थी? रुचियाँ, बचपन से हमें भाषाएं सीखने का बहुत शौक था। बम्बई में जगह बदलनी पड़ती थी, घर बदले, तो जहाँ जिस माहौल में, जिस इलाके में रहे हम लोग, वहाँ की जो अड़ोस पड़ोस हुआ करता था, वो भाषा हम सीखना शुरू कर देते थे। इसी तरह गुजराती सीखी, पंजाबी सीखी और मराठी सीखी। मराठी तो खैर 23 साल मुंबई में रहे तो जाहिर है मराठी ना सीखें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और हिंदी इंग्लिश थी, तो भाषाएं सीखने का बहुत शौक था, वो अभी तक बना हुआ है। और इसके अलावा हमें नाटकों का बहुत शौक था। नाटक देखते थे उन दिनों, तो नाटक स्कूल्स कॉलेजेस में तो नाटक किए हैं। इप्टा का एक फेस्टिवल हुआ करता था उन दिनों, और जो उस फेस्टिवल में करीब 8-10 दिन लगातार नाटक हुआ करते थे, रोज नया ड्रामा होता था। तो हम लोग रंग मंदिर में हुआ करता था, तो हम कभी मिस नहीं करते थे, हमेशा देखते थे जाके। इसके अलावा छबिलदास में हुआ करता था, छबिलदास ऑडिटोरियम में मुंबई में, वहाँ नाटक हुआ करते थे। वहाँ देश पांडे, सुल्फा देश पांडे के नाटक देखे थे। तो इसके अलावा कॉलेजेस में भी हमारा जो कॉलेज था वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, तो वो सब ड्रामा वगैरह अलाउ नहीं करता था। इप्टा उन दिनों इंटर कॉलेजिएट ड्रामेटिक्स होल्ड किया करता था, तो उसमें करीब जितने अच्छे कॉलेजेस जो इंटरेस्टेड रहते थे ड्रामा में, वो लोग उसमें हिस्सा लिया करते थे। तो करीब 20-25 कॉलेजेस हो जाया करते थे, और 3-4 दिन तक ही चलता था। हमारा कॉलेज भी हिस्सा लेना चाहता था। हम लोग गए प्रिंसिपल के पास, उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई में, सिर्फ एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड थे वो। तो हम लोगों का मन तो था जाने का, अब क्या करें। तो हमने उनसे कहा, सिर्फ आप परमिशन दे दीजिए हमको, बस खाली सिर्फ परमिशन दे दीजिए, आप और पैसों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कुछ फीस भी देनी होती थी, एंट्री फीस वगैरह। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से परमिशन दी, और हम लोग एंट्री फीस अपनी जेब से भर के हम लोग चले गए नाटक में पार्ट लेने। किसी तरह नाटक हुआ, और हम लोग दम साधे थे जब रिजल्ट्स आने वाले थे। उन सब कॉलेज में सिर्फ 5 कॉलेज सिलेक्ट होने वाले थे, और इतनी खुशी हुई जब हमारा भी कॉलेज उसमें आ गया। तब उसके बाद प्रिंसिपल ने फिर और पैसे दिए कि नहीं अब ठीक है, थोड़ा सा स्पॉन्सर किया, और फिर हम लोगों ने फिर हिस्सा लिया दोबारा फाइनल्स में। हालांकि तब तो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ, हमें कंसोलेशन प्राइज जरूर मिल गया था एक्टिंग का। अरे वाह, आपकी प्रतिभाएं सुनकर तो मन प्रफुल्लित हो गया। लेखन, वाचन, वॉइस ओवर, बहुत कुछ। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से शौक थे आपको, वो बताइए। हमें नृत्य का भी बहुत शौक था, नृत्य सीखने का बहुत मन था, लेकिन नृत्य सीख नहीं पाए, क्योंकि पापा का ये मानना था कि अगर हमें हुनर है तो हम कुछ अपना नया करें। बचपन से ही शौक था, शीशे के सामने खड़े हो जाते, एक आदम का शीशा था घर में, उसके सामने खड़े होकर गाने बजा के खूब डांस किया करना। पापा तंग आते, शीशे के ऊपर टॉवल डाल देते, बस करो, और हम टॉवल हटा के फिर शुरू हो जाते। तो जब लोगों ने हमारा शौक देखा, तो लोगों ने कहा इसको सिखा क्यों नहीं देते। तो वो ये कहते कि भाई इसके अंदर अगर टैलेंट है तो ये अपना हुनर है, अगर खुद अपना कुछ करेंगी, नया करेंगी। बस वही चूक हो गई, नृत्य सीख नहीं पाए, और वो मन ही में रह गया। लेकिन एक किस्सा हमें याद है, वो किस्सा आपको ज़रूर सुनाना चाहेंगे। जब थोड़ा सा अच्छा लगा, तो वो आज भी यादों में वाबस्ता है, आज भी उसे याद करते हैं। कोई नया वाकया सुनाइए। हुआ यूं कि आशा पारिक एक बहुत अच्छी डांसर थी, मतलब एक्ट्रेस थी, एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। उनके कई टैबलोज हुआ करते थे, और उनके घर पे एक बार एक फंक्शन था, तो पूरे हिंदुस्तान से कुछ युवा कवि लोग आए थे किसी फंक्शन के सिलसिले में। तो उन्होंने शाम को अपने यहाँ बुला लिया था, एक शाम को छोटी सी पार्टी रखी थी। उसमें उन्होंने, जानते थे हम भी लिखते हैं, तो उन्होंने हमको भी बुला लिया था। जाहिर है घरेलू संबंध थे, पापा की वही फिल्मों की वजह से बहुत से लोगों से घरेलू संबंध थे, उनसे भी थे। तो उन्होंने घर पर बुलाया और कहा कि तुम भी आना। हम भी गए उस प्रोग्राम में, कविता सुनाई। फिर उसके बाद उनके एक मास्टर साहब थे जो उनको डांस सिखाते थे, वो भी मौजूद थे। उस वक्त करीब 50 साल के रहे होंगे, और हम 22-23 साल के, या 20-21-22 साल के ऐसे थे।
तो उस वक्त एक प्रोग्राम शुरू हुआ, ढोल उनके गुजराती जो ढोल होते हैं वो बजने शुरू हुए और डांस का माहौल बन गया। और जितने बच्चे थे, जितने युवा आए थे, सब अपना घूम कर चक्कर काट काट के नाच रहे हैं। थोड़ी देर बाद हुआ ये कि स्पीड बढ़ती जा रही थी, ढोल की रफ्तार तेज हो रही थी, वैसे वैसे सब लोग बैठते जा रहे थे और अंत में हुआ ये कि सिर्फ उनके मास्टर साहब और हम रह गए थे। और खूब देर तक ढोल बजते रहे, बिल्कुल पसीने पसीने हो रहे थे हम लोग दोनों, लेकिन रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार फिर जब डांस खत्म हुआ तो इतनी खुशी हो रही थी हमको उस दिन, इतना जैसे एक इच्छा पूरी करी, जो एक दबी हुई हसरत थी वो पूरी हो गई, ऐसा लग रहा था। पुरानी यादों और विशेषकर जीवन के सफल सपनों को याद करके आत्मा को तृप्ति मिलती ही है। सरस जी ने एक बार जो कदम बढ़ाया तो पीछे मुड़ कर नहीं देखा। आप जो करना चाहते हैं वो अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो जीवन में और क्या आपको चाहिए। चलते चलते सरस जी, आप हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएं कि आप अपनी उपलब्धियों को कैसे देखती हैं। हमारी उपलब्धियां तो कुछ खास नहीं है, बस मित्रों का स्नेह है जो हमेशा मिल रहा है। हाँ, हमारा ये मानना है कि कुछ भी पाने के लिए जीवन में कुछ न कुछ खोना पड़ता है। हमने जब निर्णय लिया था टीवी रेडियो सब छोड़ने का, फिल्म डिवीजन छोड़ने का विवाह के उपरांत, तो एक बहुत सही निर्णय था, क्योंकि उत्तरदायित्वों के साथ में उनका निर्वहन करना मुश्किल होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो पूरा समय चाहते हैं। ऐसे में अगर हम दो नावों में पैर रखकर चलते तो ना बच्चों के साथ इंसाफ कर पाते, ना अपने लेखन के साथ। और भी उत्तरदायित्व थे, सास ससुर थे घर पे, सबकी देखभाल करनी थी, तो इसलिए हमने निर्णय लिया था। लेकिन हाँ, आज अगर हम पलट कर देखते हैं, जब अपने साथ के दोस्तों को देखते हैं जो बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे पहुंच गए, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, तो पलट कर लगता है कि क्या हमारा डिसीजन सही था, क्या हमारा निर्णय सही था। फिर लगता है कि नहीं, हमें जो कुछ खोया हमने, उसके बदले में जो हमें मिला वो अद्वितीय है, वो बहुत अनमोल है। इसलिए हमें उसको लेकर कहीं कोई गिला कोई शिकवा नहीं, हम बहुत खुश हैं। जो मिला वो बहुत अनमोल मिला। निसंदेह अपनों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा ही आपको कामयाब बनाती है। सरस जी, ये अच्छा लगा जानकर कि आपने अपनी प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखा। आप नए लेखकों के लिए भी अगर कुछ कहना चाहेंगे? नए रचनाकारों के लिए तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमने अपने अनुभव से जो सीखा वो ये कि आप चाहे जिस भी विधा में लिखिए, कहानी, गीत, गज़ल, संस्मरण, कुछ भी लिखिए, लेकिन उसे दिल से महसूस करके लिखिए। दिल से महसूस की बात में सच्चाई होती है। वो जब महसूस करके आप किसी चीज़ को लिखेंगे तो वो जाहिर है पाठकों के दिल तक वो ज़रूर पहुँचेगी। और दूसरी बात ये कि गिनती से गुणवत्ता अधिक ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप बहुत लिखिए लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए। कुछ लेखक हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कम कृतियाँ लिखी, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। उनकी कृति उसने कहा था ने मतलब कालजयी कृति मानी जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी लिखें कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। और अच्छा लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आप जितना पढ़ेंगे उतना दिमाग खुलेगा, उतना सोच को विस्तार मिलेगा, उतना आपका दृष्टिकोण बदलेगा और आप नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ें आत्मसात करेंगे। आपको एहसास होगा कि क्या क्या लिखा जा रहा है दुनिया में, आपको पता चलेगा और उस हिसाब से आपको नए विषय मिलेंगे। आप और अच्छा बेहतर लिख सकेंगे, आपकी भाषा भी समृद्ध होगी। बस इतना ही कहना है। निसंदेह
स्त्री जगत के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं और सदैव रहेंगे। कोना मन का आपके जज्बे को सलाम करता है और बहुत बहुत आभार कि आप हमारे चैनल पर आई। जी सुमन जी, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी बहाने अतीत में भ्रमण कराए। आपने हमें मन का कोना में आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका आभार और धन्यवाद।